ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी खोज की एग्जाम अच्छी गई होगी. सो दिस इज सॉल्यूशन वीडियो फॉर यू ऑल द गाइज. ओके, आप सबको पता है बेटा, खोज एग्जाम से हम लोग आगे अगर आपको प्रिपेयर करना है जेई और नीट के लिए, सो खोज इज एन स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर एडमिशन टू आईआईटी आश्रम. ओके, अगर आपको आईआईटी आश्रम में एडमिशन चाहिए सो उसके अंदर स्कॉलरशिप मिलती है खोज के एग्जाम के थ्रू. ओके, आई होप कि आपकी अच्छी गई होगी और आप ईगर होंगे अपने रिजल्ट के लिए एज वेल एज आपकी स्कॉलरशिप के लिए, एज वेल एज जो रैंकिंग रहेगी आपकी वो पूरी ऑल ओवर गुजरात में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो उसमें से आपका स्टैंड क्या है वो आपको इस एग्जाम के थ्रू पता चलता है. ओके, मेरे ख्याल से पेपर जो बना था 7th स्टैंडर्ड का, इट वाज एन ऑन द इजी साइड ऑफ फिजिक्स. राइट, फिजिक्स के अंदर काफी इजी क्वेश्चंस पूछे थे. हम लोग फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्लास 7th का. सबसे पहली चीज बेटा, अगर कोई भी डाउट्स है हमें इस जो सॉल्यूशन वीडियो के अंदर, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर कुछ समझ में नहीं आया, कोई आंसर पता नहीं चला, सो यू कैन कमेंट ऑन दिस यूट्यूब वीडियो. ओके, और हम लोग आपको पर्सनली कांटेक्ट करके वो टॉपिक्स या फिर वो जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे. ठीक है, चलो विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी? सो बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा. सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, पहला ऑप्शन है सन. सन तो हमें हीट दे ही रहा है. दूसरा ऑप्शन कैंडल. कैंडल जैसे ही बंद करोगे उसमें से हीट वेव्स निकलती है लाइट के साथ साथ. ओके, सो हीट बोल सकते हैं. इलेक्ट्रिक हीटर, नाम में हीटर लिखा है. ऑप्शन बचा कौन सा? ऑप्शन डी, विच इज अ मिरर. मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो खुद में से एनर्जी हमें दे रहा है. हीट एनर्जी का वो सोर्स नहीं है. ओके, सो फर्स्ट का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिरर. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? सो आपको पता होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट है दैट इज एम्पियर. एम्पियर करके एक साइंटिस्ट थे, उसके ही नाम से हम लोग ने ऐसा यूनिट रखा है करंट का, एम्पियर. और अगर आपको सिर्फ इतना भी पता होता है तो आप अच्छी तरह से गैस करके भी हम लोग आंसर दे सकते हैं. दैट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एमीटर. सो एमीटर इज यूज्ड टू फाइंड करंट इन अ सर्किट, वेयर एज वोल्टमीटर, नाम से पता चल रहा है, इट यूज्ड टू फाइंड वोल्टेज. थर्मोमीटर हम सबको पता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड और मेजर टेम्परेचर. बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर. ओके, बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है. सो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एमीटर विल इज द करेक्ट आंसर. विल मूव अहेड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज करेक्ट? साउंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट से लेके 4 तक हम देखते हैं और ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में हम इसका आंसर देंगे. साउंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम. No, sound cannot travel in vacuum. A medium is required to propagate sound waves because sound waves जो होते हैं वो particles के collision की वजह से move करते हैं. So if there are no particles, then sound does not travel. अगर मान लो मून पे कुछ हो जाए या सन में कुछ ब्लास्ट हो जाए तो भी हमें कुछ सुनाई नहीं देगा because sound cannot travel. हमको दिखाई देगा because light can travel, okay, in the vacuum, but sound cannot travel. So पहला जो स्टेटमेंट है, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर. सो बेटा अभी हमने डिस्कस किया कि साउंड का जो प्रोपोगेशन होता है वो पार्टिकल के कोलिजन की वजह से होता है. अगर हम एयर और लिक्विड को या फिर एयर और वाटर को कंपेयर करें तो एयर के अंदर पार्टिकल्स आर वेरी वेरी फार, वेयरएज इन लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोजर. सो कोलिजन फास्ट होता है. सॉलिड की बात करेंगे तो और ज्यादा फास्ट उसमें साउंड ट्रैवल कर सकता है. राइट, सो द करेक्ट आंसर जो है, मतलब जो इसका स्टेटमेंट जो लिखा है दैट साउंड ट्रैवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एयर में स्पीड कम होती है, वाटर में स्पीड ज्यादा हो जाएगी. साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. ये हमारा फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन था उससे हमारा आंसर सी इज करेक्ट स्टेटमेंट. डी भी चेक कर लेते हैं. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी. नो, साउंड इज नॉट अ लाइट एनर्जी बिकॉज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which is a transverse wave and non-mechanical wave, whereas sound is a longitudinal wave and it's a mechanical wave. Okay, so light और sound का कोई relation नहीं है. Option C is our correct answer. We'll move ahead to the next question. In which type of the motion does the object moves back and forth about a fixed point? कौन से टाइप के मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक फिक्स पॉइंट से अप डाउन आगे पीछे ऐसा कुछ भी हो रहा है. सो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन. Okay, so the answer is option number C, oscillatory motion. सर्कुलर में ऑब्जेक्ट गोल रोटेट कर रहा है, मतलब गोल घूम रहा है. रेक्टिलिनियर में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है. रोटेशन में ये चीज हो रही है कि मेरी मार्कर जो है या फिर हमारा जो पंखा है वो गोल गोल रोटेट कर रहा है. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑक्सीलेटरी मोशन.
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why does a black car gets hotter than a white car in a sunlight? जब सनलाइट होती है, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो कार्स होती है वो हम प्रेफर करते हैं कि व्हाइट कलर की हो। वेरेज अगर आप बाहर के कोई कंट्रीज में गए होंगे, यूएस गए, यूरोप गए, तो वहां पे बेटा मैक्सिमम जो कार है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की दिखेगी। व्हाइट कलर एक स्पेसिफिक हमको देखने को नहीं मिलेगा। वेरेज इन इंडिया पीपल यूज टू टेक व्हाइट कार्स। ओके, क्यों व्हाइट कार लेते बेटा हम लोग? तो उसका सबसे सिंपल रीजन यह है कि जो हमारी इंडिया का एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, वो ऐसा है कि हमारे पास इन 12 के 12 महीनों में हमारे पास सनलाइट्स बहुत आती है। वी आर नियर टू द इक्वेटर, राइट? तो सनलाइट हमेशा रहती है। सनलाइट जो रहती है वो उस व्हाइट कलर की चीज से रिफ्लेक्ट ज्यादा होती है, वेरेज ब्लैक कलर की जो चीज होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब ज्यादा करता है। तो अगर मान लो हमारी ब्लैक कार कभी सनलाइट में रखी हुई है पार्क करके, तो जैसे ही हम अंदर जाएंगे, जैसे डोर ओपन करेंगे, वहां की जो हीट है, वहां की जो एयर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी व्हेन यू कंपेयर टू अ व्हाइट कार। ओके, दैट्स व्हाई व्हाइट कार इज मोर प्रेफरेबल इन कंट्रीज लाइक इंडिया, राइट? सो इसका आंसर जो आएगा दैट ब्लैक एब्जॉर्ब्स मोर हीट एंड व्हाइट रिफ्लेक्ट्स मोर हीट, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस आंसर। ओके, फॉर दिस क्वेश्चन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 256 हर्ट्ज। बेटा हमको ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस और नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। हर्ट्ज जब लिखते हैं तो हर्ट्ज जो है वो 1/सेकेंड होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज इट इज 256 वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये होता है कि कितने वेव्स जनरेट हो रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर, राइट? सो करेक्ट आंसर इज 256 waves pass in 1 second. We'll move to the next question. When light passes from air into glass, मतलब लाइट जब एयर से ग्लास में जाती है, which means लाइट ने अपना मीडियम चेंज किया। ओके, सो which it bends, जब मीडियम चेंज होता है then it bends. Which phenomenon of light does this show? ये कौन सा फिनोमिना है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है और वहां पे बेंड हो जाती है? सो वी नो दैट रिफ्रैक्शन फिनोमिना यही है। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट रे टकरा के उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ओके, सो अपना जो करेक्ट आंसर इस केस में आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, विल मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये कहता है A bar magnet is cut into 2 equal parts. What happens? एक बार मैग्नेट है हमारे पास, उसके 2 पोल होते हैं बेटा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं, सो हम सबको पता है बेटा कि जब भी मैग्नेट कट होता है तो ऐसा नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल नॉर्थ पोल बन जाएगा और इधर इंडिविजुअल साउथ पोल रहेगा। नहीं, जब मैग्नेट को हम कट करते हैं तो ऑटोमेटिक जो दोनों पीसेस होते हैं इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। ओके, वो मैग्नेट ही रहते हैं और उसमें भी 2 पोल्स वापस आ जाते हैं। Okay, so correct option will be each part becomes separate magnet with 2 different poles. Okay, north south दोनों में poles आ गए होंगे। I hope ये आपको समझ में आ रहा है। Okay, we'll move to the next question. Question number 9. Why do astronaut floats inside a spacecraft orbiting on the Earth? Orbiting around the Earth. तो बेटा spacecraft जो है वो अर्थ की ग्रेविटी के बाहर नहीं है। पहली चीज समझो बेटा ये। ओके, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि सर स्पेस में है, स्पेस में तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा इसलिए वो फ्लोट करेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। स्पेसक्राफ्ट जब रोटेट हो रहा है, ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ, देन इट इज इन अ फ्री फॉल मोशन। अर्थ उसको कंटिन्यूअसली खींच रहा है, बट बिकॉज उसके पास एक वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से ये कंटिन्यूअस रोटेट कर रहा है। जैसे कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल सैटेलाइट ट्रैवल करते हैं, तो अगर मान लो हमें मून की बात करें, मून कंटिन्यूअसली ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के अराउंड, क्या उसमें कुछ पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है? नहीं, कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है। जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसी की वजह से रोटेट हो रहा है। सो बेटा हो ये रहा है कि जो स्पेसक्राफ्ट है इधर अपना, वो एक्चुअल में फ्री फॉल कर रहा है बट कभी अर्थ पे गिर नहीं रहा। ओके, और बिकॉज ये फ्री फॉल हो रहा है दैट्स व्हाई द पर्सन इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट विल behave or will say that there is no gravitational force, we are in a free fall motion. हम लोग continuously float कर रहे हैं because हम अर्थ पे गिर ही रहे हैं, right? So why do astronauts float inside a spacecraft? No gravity acts in space, ये गलत ऑप्शन है। मैक्सिमम बच्चों ने यही गलती की होगी
कि सर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती है ना इसलिए फ्लोट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बेटा। अगर ग्रेविटी नहीं एक्ट करती ना तो ये स्पेसक्राफ्ट कब का आगे चला गया होता, अर्थ से काफी दूर। ओके, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट इज रोटेटिंग ऑन द अराउंड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। तो पहला आंसर गलत है। दे आर टू लाइट, नहीं ऐसा भी नहीं होता है, चाहे लाइट हो या हैवी हो ग्रेविटेशन फोर्स तो उस पर लगेगा ही लगेगा। बोथ एस्ट्रोनॉट्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर इन फ्री फॉल, यस दिस इज करेक्ट आंसर। दोनों एक साथ फॉल कर रहे हैं और उसकी वजह से उसको फ्लोट कर रहे हैं ऐसा हमें लगता है, एस्ट्रोनॉट्स को ऐसा लगता है कि हम फ्लोट कर रहे हैं। ओके, स्पेस पुशेस देम अपवर्ड, वो तो गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, विल मूव टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम। Why is a concave mirror used by dentist to examine the teeth? अगर हमें कभी भी आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो डेंटिस्ट जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल मिरर का यूज करते हैं, दैट इज अ कॉन्केव मिरर। और वो कॉन्केव मिरर का यूज क्यों करते हैं? सो बेटा अगर कॉन्केव के रे डायग्राम आपको पता है, सो इन अ कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास है मिरर के तो उससे जो इमेज बनती है वो एनलार्ज वर्चुअल बनती है, एनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्केव मिरर यूज करूंगा तो टीथ जो है वो थोड़े एनलार्ज होते हुए दिखेंगे, एनलार्ज स्पेस में देखने को मिलेगा, तो क्लियरली विजिबल होंगे, राइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी इट मेक्स इमेज स्मॉलर, नहीं, इट गिव्स एन अपराइट, अपराइट मतलब इरेक्ट, मैग्निफाइड बड़ी इमेज एंड क्लोज डिस्टेंस। सही बात है, जब मिरर से पास में रखोगे, बिटवीन पी एंड एफ रखोगे, तभी अपराइट एंड मैग्निफाइड इमेज मिलेगी। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप ये आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपको जितने भी सॉल्यूशन बताए वो समझ में आए होंगे। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन write a comment on the video. Okay, thank you everyone.